So today's topic will start with suit, SUIT suit. ब्रैकेट में लिखिए सिविल सूट, रखो सिविल सूट, ठीक है। ए सूट इज ए सिविल प्रोसीडिंग, जी हाँ, ए सूट इज ए सिविल प्रोसीडिंग, 10 है आज। ए सूट इज ए सिविल प्रोसीडिंग instituted by a plaintiff, instituted by a plaintiff, by a plaintiff, by a plaintiff against a defendant, against a defendant for enforcement of rights, defendant for enforcement of rights, rights, for enforcement of rights, ठीक है। जो भी ज्यादा शरारत करेंगे, हाँ, तो उनको जो आखिरी में लेक्चर के बाद इधर आके 2 पैराग्राफ पढ़ना रहता, मतलब शरारत करते, ऐसा नहीं होता, मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेक्शन 9 CPC, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, सेक्शन 9 CPC, राइट्स, सेक्शन 9 CPC gives civil suits, CPC gives civil courts, gives civil courts jurisdiction to try all suits of civil nature, gives civil courts jurisdiction to try all suits of civil nature, civil courts jurisdiction to try all suits of civil nature, ठीक है। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट और आई पहले लिख दिए। चलिए नेक्स्ट साइड हेडिंग, एसेंशियल्स ऑफ ए सिविल सूट, एसेंशियल्स ऑफ ए सिविल सूट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए PCDR, 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 DR, ठीक है। नंबर 1, P is parties, yes, P is parties and defendants, parties and defendants, ठीक है। C is cause of action, that is set of facts giving right to cause of action, set of facts, set of facts, FACTS, giving right to sue, D नहीं, C is cause of action, नहीं उसका आगे लिखना ना, set of facts giving right to sue। नेक्स्ट, demand for relief, C, I mean third one, yes, demand for relief, relief, देखो बोलता हूँ किसको सुकून में, पहले लिखता ना। मॉनिटरी, 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 यस कंटिन्यू है, नेक्स्ट है तो मैं नेक्स्ट बोलूंगा। मॉनिटरी, इंजंक्शन, डिक्लेरेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए फोर्थ वन इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यस फोर्थ वन बोला मैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हाँ आर नहीं है वो, लास्ट में DR जो है डिमांड ऑफ रिलीफ है वो। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट,
इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। ऑर्डर फॉर सीपीसी, फॉर सीपीसी। नेक्स्ट साइड हेडिंग, ऑर्डर फॉर सीपीसी, सीपीसी, करेक्ट। नेक्स्ट साइड हेडिंग, हाउ ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड। नेक्स्ट साइड हेडिंग, हाउ ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड, यस, इंस्टीट्यूटेड या इनिशिएटेड। इसमें है 8, ठीक है, 8 है ऐसे, ठीक है। तो एक 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 बोलते जाऊंगा। फाइलिंग ऑफ प्लेंट, फर्स्ट पॉइंट यस, फर्स्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 7, प्लेंट, हाँ, ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 हाँ, सीपीसी ऑर्डर 7 वैसा नहीं है, रोमन में लिखना, VII। ऑर्डर तो सीपीसी छे ना, अपन सिविल बात कर रहे हैं। सेकंड, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। थर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट, सूट, यस। फोर्थ, registration of suit. Fourth, issue of summons to defendant, summons to defendant, summons, summons to defendant. Order 5, order 5, yes. Filing 9, filing of written statement, फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। जहाँ दिखा किताब दिखी वहां से शुरू कर रहे। हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट के पहले रिटर्न रिटर्न ही आता। फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, यस। एग्जामिनेशन एंड एविडेंस, यस, एग्जामिनेशन एंड एविडेंस। फिफ्थ इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। Sixth is examination of evidence. बोलता हूँ argument. Seventh is arguments. वाला खराब है, ठीक। Argument, seventh arguments, ठीक है, ठीक। Eight is judgment and decree. तुम ना मत बोलो, मैं बोलता हूँ। कहाँ से बोलना, बराबर है ना सर? 7th हो गया, नहीं हुआ बराबर। 7th is arguments, 8th is judgment and decree, 8th is judgment and decree। तो फाइलिंग ऑफ प्लेंट से लेके जजमेंट या डिग्री आने तक 7 पॉइंट्स है। अभी जितना अपन 1-2 मिनट में लिख लिया ना, इसके 5 साल भी होते, 10 साल भी होते, 15, 20, 25, 30, 50 साल भी होते। हाँ, जजमेंट आने के। तो 8 पॉइंट्स 50 इयर्स के भी हो सकते, 50 इयर्स के भी हो सकते। हाँ, क्या बोले? अपन सिविल सूट के बारे में लिख लेना बाबा, सिविल केसेस है ना ये, यस। बोथ विल डाई वो अलग है। चलो, टाइप्स ऑफ सूट्स, yes, side heading. Types of suits. पाकिस्तानी मनी सूट, yes. हाँ, पाकिस्तानी सूट, मनी सूट। फर्स्ट वाला मनी सूट, सेकंड प्रॉपर्टी सूट। सर प्रॉपर्टी तो लैंड रेटिंग असेट्स आप लिखो सूट, प्रॉपर्टी सूट। सूट यानी जो आप केस फाइल करते कोर्ट में, उसको सूट फाइल, सिविल सूट, सिविल केस, केस को सूट बोलते, ठीक है। इंजंक्शन सूट, इंजंक्शन सूट। पार्टीशन सूट, फास्ट लिखना, पार्टीशन सूट।
partition suit, specific performance suit, damages suit. ठीक है, इतने सूट्स, इतने केसेस आप फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में. और भी है. हाँ, damages suit. Yes. Yes. Side heading: difference between suit and petition. Yes. Between suit and petition. एक तरफ सूट लिखिए, एक तरफ पिटीशन लिखिए. बॉक्स या दो कॉलम है सर. हाँ, दो कॉलम है. सूट एंड पिटीशन. सूट एंड पिटीशन. ठीक है. सूट के नीचे लिखिए फाइल्ड विथ प्लेंट. उसी के नीचे लिखिए प्लेंट फाइल करते हैं ना सिविल सूट में. हाँ, ऐसा वैसा सब करते हैं, हर तरीके से करते हैं. गवर्न्ड बाय सीपीसी. नहीं, उसी के नीचे सेकंड पॉइंट है. गवर्न्ड बाय सीपीसी. गवर्न मतलब उस सीपीसी का कानून चलता है इसके ऊपर. ऑल ऑफ अ सडन ये सवाल हम लिखने थे पहले, लिखने के बीच में कोड बोलते हैं. लॉन्गर प्रोसीजर. यस, प्रोसीजर. अब राइट साइड आ जाइए. फाइल्ड विथ पिटीशन. गवर्न बाय स्पेसिफिक एक्ट. सीआरपीसी बोलते हैं, एक्ट्स भी रहते हैं उसमें. स्पेशल एक्ट्स. उसके बाद है समरी प्रोसीजर. समरी प्रोसीजर उसको भी है मगर उससे ज्यादा नहीं है. सूट के आप लिखिए बराबर, सूट के लिखिए बराबर. चलिए नेक्स्ट मेन हेडिंग एग्रीमेंट ऑफ सेल. बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिविल मैटर्स में, बहुत काम आता है एग्रीमेंट ऑफ सेल. कोई भी प्रॉपर्टी आपको खरीदना है तो उससे पहले आप एग्रीमेंट ऑफ सेल करते. ठीक है, पेमेंट के बाद सेल डीड बनता. एग्री करते ना कि भाई बयाना देना, इनिशियल अमाउंट देते. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक 10 लाख रुपए देते, आप दे के बयाना देते. बयाना दे के क्या करते, एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाते पूरा. फिर 45 डेज या 90 डेज के पेमेंट के बाद सेल डीड बनती. तो बाय दैट टाइम एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता. बेचने का एग्रीमेंट बनाए. आफ्टर द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड. कंसिडरेशन इज रिसीव का माना पैसे रिसीव हो गए समझो. कंसिडरेशन पैसों को बोलेंगे अपनी लीगल लैंग्वेज में. व्हाट इज कंसिडरेशन? मनी, फाइनेंस. आफ्टर द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडी, देन द वेंडर एंड वेंडी दे कम इनटू द एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड एज सेल डीड. ठीक है, चलिए. An agreement of sale is a contract. An agreement of sale is a contract between seller and buyer, between vendor and vendee. लिखो vendor, VENDOR and vendee. और वेंडर के पास लिखिए सेलर और वेंडी के पास लिखिए बायर, परचेजर, बायर. आपको मालूम रहना क्योंकि वेंडर एंड वेंडी इज एक्चुअली द लीगल लैंग्वेज. इसमें सेलर बायर लिखे हुआ है. बिटवीन वेंडर एंड वेंडी फॉर ए सेल ऑफ immovable property. Yes. Immovable property in the future.
in the future, subject to conditions. Two conditions. ठीक है? It is governed by three acts. One by Three acts. First is Indian Contract Act. Indian Contract Act अभी देखें ऐसा. अरे वाह, वेरी गुड. अरे ध्यान दो, उनके पीछे गला मत देते उनका. बोल रहे हैं नहीं देखे. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. एक्ट की बात क्या लिखना? उन्होंने जो ईयर बोले वो लिखना. क्या बोले साहब आप? मैं सुना. 1872 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. सेकंड वाला. यस. 1963 63 सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. थर्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. ठीक है. 1908 के बाजू इफ रजिस्टर्ड लिख लेना. इफ रजिस्टर्ड एवरी कॉन्ट्रैक्ट ना मैं बोल रहा हूं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड. ये रूल है. नहीं, दिस इज द रूल, दिस इज द एक्चुअल रूल. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आप दोस्त से पैसे भी ले रहे, हैंड लोन है, एग्रीमेंट ऑफ सेल है, ठीक है, सेल डीड तो करते ही करते, नो डाउट. कोई भी छोटा से छोटा भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना रहे, यू हैव टू रजिस्टर. दिस इज द रूल. बट जनरली नहीं करते. जैसे रेंटल एग्रीमेंट है, यूजुअली रजिस्टर नहीं करते. रीजन नहीं करने का, रजिस्ट्रेशन फी गवर्नमेंट को देना पड़ता, वो पैसे जाते बल्कि रजिस्ट्रेशन नहीं करते. बट अब डिस्प्यूट आ गया, जब कोर्ट में जा रहे तो तब प्रॉब्लम होता. समझ में आ रही बात? अदर पार्टी जो है क्या होता, ही विल डिनाई द फैक्ट्स रिटन इन द एग्रीमेंट. अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे तो सब रजिस्ट्रार के सामने बैठ के आप वहां साइन करते, आपका आई स्कैन होता, आपका थंब स्कैन होता, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में रिकॉर्ड होता पूरा, रजिस्ट्रार के पास आपका स्कैन रहता. का माना रजिस्ट्रेशन का माना यू हैव एग्रीड. खाली साइन करके घर में रख लिए, डिस्प्यूट आया, कोर्ट में गए, तो अदर पार्टी विल डिनाई द फैक्ट्स रिटन इन द एग्रीमेंट. सो द बेसिक रूल इज एवरी एग्रीमेंट शुड बी रिटन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. कल लिखा है मैं स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर्स, एफिडेविट का भी स्ट्रक्चर बताया था. तो ऐसे पूरा ड्राफ्ट रहता, वो ड्राफ्ट के साथ विथ ऑल फैक्ट्स उसको लिखकर रजिस्ट्री करना. यूजुअली 99% रेंटल एग्रीमेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड. व्हाई? बिकॉज कॉस्ट लगता गवर्नमेंट को देने के लिए, फीस देना पड़ता, गवर्नमेंट फी बोलते हैं उसको, वो फी बचाने के लिए नहीं करते. बट जब डिस्प्यूट आता तो प्रॉब्लम था. परसेंटेजेस है 2%, 3%, 5%, 10% अलग अलग है. लाइक सेल डीड का अलग है, गिफ्ट डीड का अलग है, विल डीड का अलग है, रेंटल एग्रीमेंट का अलग है, अलग अलग परसेंटेजेस है वो. ठीक है. यस. एग्रीमेंट ऑफ सेल वर्सेस सेल डीड. एग्रीमेंट ऑफ सेल वर्सेस सेल डीड. हाँ, ऐसा ही है. लाइक टेबल, एग्रीमेंट ऑफ सेल वन साइड लिखना है, सेल डीड अदर साइड लिखना है. अभी मैं बोला ना, एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता फिर सेल डीड होता, तो दोनों में फर्क क्या है? आप ऐसा लिखो हेडिंग, एक इधर लिख रहे, एक इधर लिख रहे. ठीक है, 2 पार्ट्स में. एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड सेल डीड, डिफरेंस बिटवीन भी लिख ले सकते हैं. ठीक है, 2 हेडिंग्स लिख लिए साइड बाय साइड, एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड सेल डीड. ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ सेल के नीचे पूरे लिख लेंगे हम पॉइंट्स पहले. नंबर 1, प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी. प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी. एग्रीमेंट ऑफ सेल जब बनता,
जब दो पार्टीज वेंडर एंड वेंडी प्रॉमिस करते कि भाई मैं खरीदता हूं और तुम मुझे बेचना, तो उसका डॉक्यूमेंट बन रहा, वो है एग्रीमेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड बिफोर सेल, सेल होने से पहले ही बनता है ये, बिफोर सेल। नंबर 3, मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, may not be registered, fourth, creates rights to personam, creates rights to person, लिखो पहले पर्सन, उसके बाद am ऐड कर दो, पर्सोनम। उसके नीचे लिखिए 5th वाला पॉइंट, ब्रीच, ब्रीच, BREACH, ब्रेक, यस, ब्रीच मतलब ब्रेक, दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कंटिन्यू, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर एग्रीमेंट ऑफ सेल ब्रेक करे तो दैट विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्री नहीं करे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डालना पड़ता कोर्ट में, ठीक है, तो वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालना पड़ता। साहब इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट करे थे, देते बोल के नहीं दे रहे, अब बायर भी डाल सकता, परचेसर भी डाल सकता, लेटर बायर बोलता मेरे को खरीदना नहीं है भाई, मेरे पैसे एडवांस वापस करो, तो नहीं मिलते वो क्लॉजेस लिखे रहते एग्रीमेंट ऑफ सेल में, नो रिटर्न ऑफ मनी, फोरफिट हो जाते हैं, इफ यू आर नॉट परचेसिंग योर मनी विल बी फोरफिटेड। तो अगर बायर नहीं खरीदना चाह रहा या वेंडर नहीं बेचना चाह रहा, आइदर ऑफ द वे में इट विल बी रिफर्ड टू द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट डालना पड़ता कोर्ट में, ठीक है। चलिए राइट, सेल डीड। नंबर 1, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल डीड जैसे ही होती ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चली आती, फ्रॉम सेलर वेंडर टू वेंडी ट्रांसफर हो जाती। ट्रांसफर होने का माना सेल डीड बनाना और रजिस्ट्रेशन करना रजिस्टर ऑफिस में, तो ट्रांसफर ओनरशिप होती। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी पूरा नामा चेंजेस होते। सेकंड, एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ सेल, executed at the time of sale, must be registered, yes, must be registered. Fourth, creates rights in rem, इन रेम, REM, रेम। हाँ, ब्रीच एरो लिख के आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यस। अगर एग्रीमेंट तो अगर सेल डीड ब्रीच हुआ तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नुकसान यस, वेंडी क्लेम का उसका डैमेज होता ना, बायर परचेज, ठीक है। नेक्स्ट साइड हेडिंग, essential elements of agreement of sale, essential elements of agreement of sale। मैं जो बोला यहां पर लिखे हुआ है वो, ओनर वेंडी बायर वेंडी, ओनर वेंडर बायर वेंडी, ठीक है। नंबर 1, पार्टीज, एग्रीमेंट ऑफ सेल के एसेंशियल है ये, पार्टीज, ओनर मानो है, पार्टीज ओनर है ना, पार्टीज ओनर वेंडर बायर वेंडी, नहीं भाई चीज है, फर्स्ट में ही है वो, पार्टीज है। पार्टीज कौन कौन रहते, वेंडर एंड वेंडी, ओनर एंड वेंडी, ठीक है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है इसका डिस्क्रिप्शन परफेक्ट रहना, जरा भी इधर उधर नहीं। प्रॉपर्टी अगर 1 इंच भी इधर उधर लेकर गए, अब फॉर एग्जांपल ये प्लॉट बेच रहे, ठीक है,
ये आगे ये हॉल का अगर प्लॉट बेच रहे समझो तो बेच देंगे, नहीं बेचते कैसा हॉल है ये। अरे हो गया, अभी हॉल बेच रहे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर रहना। एक प्लॉट है समझो, तो प्लॉट का डायमेंशंस कितना है, लेंथ नहीं, कारपेट इज डिफरेंट थिंग, वो फ्लैट ना बेचने में आता। अब प्लॉट हो रहा, प्लॉट तो ओपन ही है ना, उसमें कारपेट एरिया क्या बस स्क्वायर फीट। तो आप मिसाल के तौर पर प्लॉट बेच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपकी प्रॉपर आपका प्लॉट है उसका डायमेंशन क्या है। 19 by 19. यस 100 स्क्वायर यार्ड्स को कितना आता है यूजुअली, 30 by 30 नहीं आता, 40 का सर ठीक है सुन लो, 30 by 30 रहता, सुन लो 30 by 60 200 गज रहता, 100 गज वो पूरा बराबर लिखना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है वो भी लिखना बराबर, फेसिंग किधर है लिखना, सामने रोड है क्या है, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन रहना, समझ रहे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बराबर रहना। और एट द एंड इसमें है नहीं है मालूम, पेमेंट और नहीं है, इंक्रीमेंट क्लॉज उसमें वो भी रहना। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी का पेपर नहीं है तो फाड़ देना पेपर को। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी का माना कि प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, नहीं जी लिंक डॉक्यूमेंट दूसरा है। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें रहना कि ये प्लॉट है, प्लॉट का डिजाइन रहता पूरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, नेबर्स प्रॉपर्टी, नेबर्स प्लॉट, पार्ट ऑफ द प्लॉट कभी आता। और कोई ना कोई एक जगह तो रोड ही रहना पड़ता, अपन किसी के प्लॉट के बीच में तो नहीं रहते, 4 में से कोई एक तो रोड रहती, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल फ्लैट ले रहे तो फ्लैट की पूरी डिटेल्स रहना, फ्लैट का पूरा क्या रहना, आपको नक्शा रहना, फ्लैट कैसा है पूरा, कितने रूम्स है, किधर वॉशरूम है, किधर किचन है, किधर हॉल है, ये सब नक्शा रहता शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी पे। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाते बट शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं डालते, बाद में आइदर ऑफ द पार्टी क्या करते उसको रिजेक्ट करते, या डिस्प्यूट हो गया समझो तो फिर डिस्प्यूट पर रह जाता हो। तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो, अगर सिविल प्रैक्टिस कर रहे एग्रीमेंट ऑफ सेल बना रहे तो यूजुअली कहीं पर भी आप एग्रीमेंट ऑफ सेल बनते ना कहीं पर 500-600 में बना के दे तो, मगर ऐसा एग्रीमेंट ऑफ सेल तो नहीं भाई चल जाता बोलता उन्हें, मगर उसको बोलना बना के दियो बोलते, क्योंकि वही प्लॉट हमको बिकना है, वही फ्लैट हमको लेना है, वही बिल्डिंग हमको लेना है। तो बाद में परचेजर सेलर क्या करता, ये नहीं ये प्लॉट बोलता है, ये फ्लैट नहीं वो फ्लैट बोल देता। अब डिस्प्यूट करने गए तो शेड्यूल ही नहीं है उसमें, प्लॉट का डिटेल ही नहीं है उसके अंदर, फ्लैट का डिटेल ही नहीं है, बिल्डिंग का डिटेल ही नहीं है। तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी जिंदगी तमाम याद रखो, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है। लिंक डॉक्यूमेंट आप जो बोले वो लिंक डॉक्यूमेंट आप खरीदने से पहले, एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाने से पहले लिंक डॉक्यूमेंट चेक करके एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाना। 1954 से शुरू होते लिंक डॉक्यूमेंट्स पूरे, 1954 से रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास पूरे जमीनों का। तो 1954 से लिंक डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं ना, कौन किसको बेचे, कौन किसको बेचे, कौन किसको बेचे, कौन किससे खरीदे, ये लिंक रहना पूरा। ये लिंक रहा तो आप परचेस करना, बीच में से लिंक टूटी नहीं लेना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, लिंक नहीं टूटना। चेन ऑफ ओनर्स बोलते हैं उसको, चेन ऑफ ओनर्स रहते हो, वो देख के एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाना, उसके बाद परचेस कर सकते। तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा याद रख लो, इसमें नहीं है मगर 11th वन अपन लिख लेंगे। वो पार्टीज बताए, फर्स्ट, सेकंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड सेल कंसिडरेशन, थर्ड सेल कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? वेरी गुड, प्राइस, प्राइस। फोर्थ पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, पैसे कैसा ले रहे कैसा दे रहे, ब्लैक में कितना दे रहे, व्हाइट में कितना दे रहे। पूरा अमाउंट व्हाइट में नहीं थे प्रॉपर्टी सेल में, हमेशा याद रखो 30-40% ब्लैक में लेते, ब्लैक इन द सेंस कलर, ब्लैक कलर मारते नहीं, कैश को ब्लैक नॉन टैक्सेबल, कैश में जो रहता वो ब्लैक मनी है, ठीक है। चलिए पेमेंट टर्म्स हो गया, एडवांस एंड इंस्टॉलमेंट्स, एडवांस कितना दे रहे, इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे, नो फोर्थ मनी है वो। पेमेंट टर्म्स, एडवांस एंड इंस्टॉलमेंट्स। फिफ्थ टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, फ्रेम
एग्रीमेंट ऑफ सेल करे करके बोलते हैं कि भाई सेल डीड कब करना है, यूजुअली 45 डेज या 90 डेज में एक सेल डीड बना लेना रहता है। एग्रीमेंट ऑफ टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, ठीक है। 6th बोलना पोजेशन क्लॉज, सेल डीड पोजेशन क्लॉज, क्लॉज यानी पॉइंट लिखने का, हाँ उसमें पॉइंट्स लिखते ना एक एक पॉइंट। और कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते पहले पोजीशन ले लेना, कब्जा अपने अपने अंडर ले लेना, जाके रहना शुरू कर देना, नहीं तो कोई भी कब्जा कर लेते दूसरे दिन ही। तो पोजीशन क्लॉज लिखना उसमें। जैसे ही आज अगर मैं सेल डीड बना के फाइनल पेमेंट दिया तो रजिस्ट्रार ऑफिस से सीधा चाबी लेके घर में घुस जाना उन्हें, हाँ नहीं तो फिर कब्जा हो जाते चांसेस, तो फिर 25 साल लगते हैं। क्योंकि एविक्शन, घर खाली कराने इज नॉट ए जोक, समझे ना। एविक्शन सूट डाल के उसके लिए, एविक्शन मतलब निकालने के लिए, तो कम से कम 12-15 साल होते कोई किराएदार को निकालना है तो। समझ आ रही बात? नहीं, लॉ मुश्किल नहीं है, लॉ को मुश्किल कर दिए। सब चीजें आसान तो मगर प्रोसीजर, जो प्रोसीजर से जाना है दैट इज टफ, समझे। तो कोई भी चीज अपन परचेस करते प्रॉपर्टी में, उस पर पोजीशन लेना। आप प्लॉट बोलेंगे, प्लॉट पे पोजीशन कैसे लेना, झोपड़ीदार के वैसा नहीं है, उसको बाउंड्रीज लगा देना, कड़ियां, प्रीकास्ट बोलते हैं उसको, प्रीकास्ट, कड़ी लगाना, कड़ी 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 बनते हैं ना प्लॉट्स पे, कड़ी बन के उसके ऊपर बोर्ड, बोर्ड लगा देना मेरे नाम का है बोल के। नहीं तो बाजू वाला क्या करता है ना, दीवार बनाते बनाते अपने अपने पास दीवार बनाता है। समझ में आई बात? बाजू प्लॉट वाला क्या करता है, जब उन्हें दीवार बनाना रहता, अगर उसकी फेसिंग 30 है समझो, तो 2 फीट अंदर घुस के 32 पे फेसिंग बना लेता, तो आपका 30 जाके 28 हो आता। हम फेंसिंग खोल के कब्जा कर, वैसे भी होते बहुत ज्यादा, मगर प्रीकास्ट लगाए तो अच्छा रहता। फेंसिंग क्या है, कड़ी रहती, एक लात में तो गिर जाते हैं। प्रीकास्ट दीवार के जैसा रहता, तो प्रीकास्ट थोड़ा महंगा रहता। हाँ नहीं, 3 फीट मारना अंदर, 1 फीट में गिरती, 3 फीट में नहीं गिरती। 3 फीट मारना अंदर, उसको फिर जेसीबी से मारना पड़ता। 1 फीट वाले नहीं लगाना, 3 फीट वाले लगाना। तो 3 फीट का प्रीकास्ट मारे तो प्लॉट बचे हुआ रहता, क्योंकि कब्जे ऐसे ही होते। आप सिटी में रहते, अरे मेरा तो मस्त प्लॉट है, जाके मेरा प्लॉट क्या है, प्लॉट पे तो विला बन गया, अरे ये तो मेरा प्लॉट है ना, बोलते विला बन गया, समझो सर, आपका प्लॉट चले गया हवा में। तो आपकी जितने भी प्रॉपर्टीज है तो जाके चेक कर लेते हैं, अनअटेंडेड प्रॉपर्टीज जैसा प्लॉट्स है और कुछ भी आपका है सामान, तो इमूवेबल सामान, जाके उसको चेक करते रहना। अदरवाइज बाजू वाला उसकी फेसिंग 30 रहता है ना, हल्लू क्या करता है, दो ईंटा 32 कर देता, आपका 30 तो 28 आता। अब बाद में जाके लड़ नहीं सकते, क्योंकि सिविल मैटर है, पुलिस तो नहीं आती, फिर कोर्ट को जाओ। कोर्ट को कहते हो 10 साल होते हो 2 फीट अंदर होने के वास्ते। समझ में आ रही बात? सुनो, टाइम फ्रेम, पोजीशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे, पोजीशन इमीडिएटली ले लेना, और एग्रीमेंट ऑफ सेल और सेल डीड में लिखना उसको कि भाई एट द डे ऑफ सेल डीड आई विल टेक द पोजीशन एंड ही विल गिव द पोजीशन, ठीक है। 7 एनकम्ब्रेंस क्लॉज, एनकम्ब्रेंस, BRANCE, एनकम्ब्रेंस क्लॉज। EC, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट बोल के मिलता, हाँ यस, ई सेवा से मिलता। एनकम्ब्रेंस क्लॉज, एनकम्ब्रेंस यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नाम चेंज करना, नहीं तो खाली सेल डीड बना के भिजा दिया समझो, नहीं, गवर्नमेंट में उसी का नाम रहता, तो वो भी चेंज करना। EC में भी नाम चेंज होना, सेल डीड के बाद नाम। यस। चलिए, डिफॉल्ट क्लॉज, यस, 8th वन, डिफॉल्ट क्लॉज। यस, 9th वन, सिग्नेचर्स ऑफ बोथ पार्टीज, यस, विटनेसेस नीचे, वही बोल रहा था, सिग्नेचर्स ऑफ बोथ पार्टीज के सिग्नेचर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th वन, विटनेस सिग्नेचर्स, विटनेस भी रहना। और एनी एग्रीमेंट, जिंदगी में याद रखना, कोई भी एग्रीमेंट बना रहे, बोथ पार्टीज के विटनेसेस रहना। 11 पॉइंट, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ ऐसे आता, शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे फोन में है वो, रिकॉर्डिंग हो रही है तो बताता है,
शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा नक्शा रहता। हो सके तो मैं ये हो गए बाद ये जितने भी एग्रीमेंट्स है ना मेरे पास है वो एक एक कॉपीज लाके मैं बताता हूँ। डिफॉल्ट क्लॉज, जो डिफॉल्ट क्लॉज इन द सेंस सेल डीड का ड्राफ्ट बने हुआ रहता, उसमें कई सारे क्लॉजेस रहते, तो वो डिफॉल्ट क्लॉजेस रहना बोल के है, तो क्लॉजेस पूरे बताता हूँ मैं। तो इसके कॉपीज है मेरे पास एट द एंड ऑफ दिस यूनिट और नेक्स्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द यूनिट मैं लाके बताऊंगा कि भाई इसका नक्शा ऐसा रहता और शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी ऐसा रहता, ये सब चीजें रहते बोल के मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लास्ट दो है, जल्दी लिख लेना। लीगल इंपॉर्टेंस, लीगल इंपॉर्टेंस। यस ये दो लिखना है, देखो जल्दी जल्दी लिखो। यस हाँ सर बताओ। legal importance. Number 1, if one party refuses to complete sale, if कितना है? अच्छा नहीं, मैं इसमें आ गया क्या सोच रहा हूँ, वीडियो कट जाता। If one party refuses to complete the sale, refuses to complete the sale, क्या करना आप? तो मैं बताया था क्या फाइल करना, कौन सा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, प्रूफ, यस प्रूफ, सेकंड वाला क्या है सर? प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। प्रूफ यानी आजकल जो है जो चल रहा है प्रूफ इन द सेंस कि वीडियो ले लेना या फोटो ले लेना, ठीक है, ये सब चीजें प्रूफ में शामिल होते हैं। नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं खोलना फोन, वहां पर परमिशन कभी देते कभी नहीं देते, एग्रीमेंट ऑफ सेल के टाइम पे। यस 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 यस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अंदर ना लेना, एटलीस्ट बाहर ले लेना, जब पेमेंट लेते देते, कैश दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसका एक वीडियो बना के रख लेना, ठीक है। थर्ड, इट विल बी सॉरी, basis for filing a caveat, basis for filing a caveat, caveat, CAVAET, ET, caveat लिखो, CAV, cave, EAT, eat, caveat, injunction, caveat suit, injunction, suit बोलते हैं, और लिस्पेंडेंस नोटिस, लिस्पेंडेंस नोटिस, LIS, नोटिस है, नोटिस इशू करते हैं आइदर ऑफ द पार्टीज को, ठीक है। चलिए लास्ट, एग्रीमेंट ऑफ सेल मस्ट नॉट इंक्लूड, एक टॉपिक कंप्लीट होती है भाई, बिजार की लिख रहे क्यों? एग्रीमेंट ऑफ सेल मस्ट नॉट इंक्लूड, मस्ट नॉट इंक्लूड अनसर्टन टर्म्स, अनसर्टन टर्म्स, कोई ऐसे कंडीशंस ना रहना कि भाई उसमें इंक्लूड करें, आप पेमेंट नहीं तो मैं आपके घर पे कब्जा कर लेते हैं, ऐसे बात नहीं लिखना उसमें, ठीक है। आप पेमेंट नहीं तो आप गाड़ी उठा के लेके चल जाता हूं मैं, ऐसे अनसर्टन टर्म्स उसके अंदर नहीं रहना। सेकंड, इलीगल कंडीशंस, अनसर्टन टर्म्स, इलीगल कंडीशंस, इलीगल, यस, सेकंड इज इलीगल कंडीशंस, इलीगल कंडीशंस, ऐसे कोई कंडीशन नहीं रहना कि कोई इलीगल रहे कि भाई आप पेमेंट नहीं तो आपका घर बुलडोजर ला के आकर घर तोड़ देता हूं मैं, ऐसे से बात उसमें नहीं लिखना। हिडन डिफेक्ट्स, हाँ, हिडन डिफेक्ट्स, कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना जिसका मतलब आपको ही मालूम है, उसको नहीं मालूम, सामने वाले को, बाद में अपन जो है उसको बात पलटा देंगे, डबल मीनिंग के बातें करते ना, वो लिखते भी, हाँ मालूम, सुनता हूँ मैं, सब सुनता हूँ, तो ऐसे डिफेक्ट्स के बाद ऐसे डिफेक्ट्स नहीं करना, ठीक है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। लास्ट इज ओरल मॉडिफिकेशंस, नहीं मां, लास्ट है टॉपिक इसका, ओरल मॉडिफिकेशंस, ओरल, एग्रीमेंट ऑफ सेल में एक लिख दिए,
फिर दूसरे दिन आके बोले भाई वो जरा ओरल में कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, मैं 45 डेज बोला था भाई 90 में देता हूँ, 90 डेज में देता हूँ, 90 बोला था, जो भी वो सब बात नहीं, जो 90 लिखे 90 45 45, ठीक है, वैसा रहता। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एग्री कर रहे हो वो अलग बात है, बट नहीं करना चाहिए वैसा। अगर वैसा फिर एग्रीमेंट बना रहे तो फिर नया बना लेना, क्योंकि एक बार चेंज करने वाला फिर दूसरे दिन आके 90 पे 120 में बोलता, 120 पे मान के तो तीसरे दिन आके 150 में देता हूँ बोलता। तो वैसा नहीं, कोई भी एग्रीमेंट है याद रख लो, रूल है इस जिंदगी का। भाई को भी पैसे दे रहे तो लिख लेना, नहीं हमारे, हाँ भाई को भी दे, नहीं हमारे बड़े। जरा मैं ये क्लास खत्म करके इस्लामी बैंक शुरू करता हूँ बाद में। रूल है ये, समझे? वो आप सही बोल रहे हैं, आप बात सही है, एग्री करता हूं मैं, बट समझो कि रूल है, भाई को पैसे दे रहे तो अभी लिख लेना, बहन को पैसे दे रहे हो, हर किसी को ये रूल है जिंदगी का। अदरवाइज दोस्तों को तो देने नहीं, कभी वापस नहीं आते। मेरे पास इतनी लिस्ट है इतने दोस्तों की, मिलते हफ्ते में हर बार मिलते हम, फिरते घूमते, पैसों की बात नहीं करते लोग, पैसों की। अरे दे दिया बोल जा, रिचार्ज ना कराते भाई, कई सारे रिचार्ज ना करा के बोल जा मैं कई के पैसे दिए, ऐसा करते। तो खैर दोस्त है, एनीवेज। तो सुनो, हाँ कोई भी एग्रीमेंट करे जिंदगी में, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे, मारो इससे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई भी एग्रीमेंट करे जिंदगी में याद रखो कि राइट डाउन करना, एटलीस्ट बॉन्ड पेपर पे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके ऐसा करना नहीं, एटलीस्ट व्हाइट पेपर पे तो भी लिख लेना, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टन, कभी भी किसको भी कुछ भी हो सकता, समझ रहे? तो लिख लेना बेहतर है, साइन सिग्नेचर और विटनेसेस रखना, कौन पैसे ले रहे कौन पैसे दे रहे, ये तो लॉ है, रूल है, और अपने एग्रीमेंट ऑफ सेल और लोन एग्रीमेंट में भी काम आने वाली चीज है ये। ओके, थैंक यू फॉर द डे।